एक छोटे से घर में दो सास बहू रहती थी। दरअसल दोनों एक ही कमरे में रहा करती थी। क्योंकि घर काफी छोटा था, दोनों सास बहू में आए दिन हर छोटी बड़ी बात को लेकर खिटपिट हुआ करती थी। उनकी लड़ाई में अक्सर सास का बेटा परेशान रहता था। ऐसे ही एक दिन सास बहू में खूब लंबी चौड़ी बहस चल रही थी। तभी वहाँ बेटा आता है और वह अपनी माँ और पत्नी को सुनाते हुए बोलता है, सही कहा है किसी ने, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप दोनों हैं। अरे कुछ सालों की बात है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मेरे पास भी घर होगा, बंगला होगा, सबका एक पर्सनल रूम होगा। और जब हमारे भी अच्छे दिन आने ही वाले हैं तो क्यों लड़ाई झगड़ा करके आपसे रिश्ते खराब करने की कोशिश करती रहती हैं आप दोनों। हाँ हाँ बिटवा, तू खाली अपनी जोरू का ही साथ देता रहता है। अरे ये सब कुछ तू अपनी माँ को ही सुना रहा है ना। अरे दुनिया का तो यही दस्तूर है, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चों को उनके माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। अरे माँ, तुम ना बात का पतंगड़ बनाने लगती हो। मैं ये बात तुम दोनों को समझा रहा हूँ कि कुछ समय की और बात है, एक साथ मिलजुल कर रह लो। मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा बेटा ऐसे बदल जाएगा शादी के बाद। अब तो मुझे बहू और बेटा दोनों की सुननी है। बस बस माँ जी, कितना ड्रामा करती हो आप। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। अगर मुझे पता होता कि इस निठल्ले के पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है और ना ही घर है तो मैं तो इससे कभी शादी भी नहीं करती। पता नहीं मेरे माँ बाप ने भी क्या देखकर मेरी शादी करवा दी। अच्छा, तो मैं तुम्हें निठल्ला नजर आ रहा हूँ? क्या ख्वाहिश पूरी नहीं करता मैं तुम्हारी? जरा बताना, तुम दोनों से बात करना ही बेकार है, मैं तो चला। ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। ऐसे ही शाम को सास के फोन पर बेटे का फोन आता है और वो कहता है, माँ, वो मुझे अचानक शहर से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ रहा है और मेरा एग्जाम भी उसी शहर में होगा। अब थोड़ा लंबा समय मुझे आप दोनों से दूर रहकर बिताना होगा। ये क्या बोल रहा है बिटवा तू तो जानता है ना कि तेरी उस चुड़ैल बीवी के साथ एक ही घर में एक ही कमरे में रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। अरे जीना दुश्वार कर देती है वो डायन। माँ, अब आप ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? आप तो जानती हैं घर की कंडीशन। सास फोन पर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ बहू आ जाती है और वो सास के हाथ से फोन छीनते हुए अपने पति से बोलती है, अच्छा तो ये सब चल रहा है माँ बेटे के बीच में। अगर इतना ही दूर रहना था ना तो दो अलग अलग कमरे बनवा कर जाते। अरे समझने की कोशिश करो, अगर मेरी एक बार जॉब लग गई तब तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। अभी जो हमारी सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल जाएगी। थोड़ा साथ दो ना मेरा। मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मैं तुम्हारी माँ के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती। तो तुम दोनों मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो। अगर एक कमरे में नहीं रह सकती हो तो मत रहो। मैं भी अब घर आने वाला नहीं हूँ, अब बाकी देख लो तुम्हें कैसे क्या करना है। इतने में फोन कट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों सास बहू लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह से कुछ दिन तक कमरे में गुजारा करने लगती है। ऐसे ही एक रात बहू के मन में ख्याल आता है, सही कहा है किसी ने, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। बहुत शौक है ना एक ही कमरे में बीवी और माँ को रखने का। अब देखना क्या करती हूँ मैं। ऐसे ही रात के 2 बजे बहू उठकर बैठ जाती है और अपने सारे बाल आगे कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही सास की आंखें खुलती है, वो अपनी बहू को इस तरह से देखकर काफी डर जाती है और वो कहती है, बहू ये क्या हो गया तुझे इतनी रात को अचानक से? हे भगवान, ये बाल खोल कर क्यों बैठी हुई है तू? अरे बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? तूने बहुत परेशान किया है। बहुत शौक है ना तुझे मेरी बेटी के साथ सोने का। तुझे मैं अच्छे से मजा चखाती हूँ। मैं इसकी नानी हूँ और शादी से पहले हमने इसके सारे शौक पूरे किए हैं। न जाने मेरी बेटी के मन में ऐसा क्या आया कि उसने मेरी नतनी की शादी तेरे घर में करवा दी। भगवान के लिए मेरी बहू को छोड़ दो। और मेरे घर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम अलग अलग कमरे में रहें। मेरा बेटा शहर गया है और भगवान की कृपा से उसकी नौकरी लग गई तो हमारी जिंदगी में भी बड़ा घर होगा, अलग अलग कमरा होगा सबका। फिलहाल के लिए मेरी बहू को छोड़ दो। नहीं, तेरी बहू को मैं तब छोड़ूंगी जब तू इस कमरे से बाहर जाएगी। और अब जब तक तेरा बेटा घर नहीं आ जाता तब तक तू घर के बाहर ही सोएगी। और जिस दिन तू मेरी नतनी के साथ सोने लगेगी उस दिन मैं इसके शरीर में प्रवेश कर लूंगी। अब बाकी तेरी मर्जी है कि तुझे क्या करना है।
नहीं नहीं, अब मेरी बहू को कुछ मत करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं घर के बाहर सो लूंगी, लेकिन मेरी बहू को कुछ मत करना। इतना बोलकर सास अपना तकिया उठाकर घर के बाहर जाकर चौराहे पर सो जाती है। तभी बहू मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह, मेरा प्लान तो सक्सेस हो गया। आखिरकार बुढ़िया को इस कमरे से बाहर निकाल ही दिया मैंने। अब तो मैं आराम से सोऊंगी। अब तो सुकून भरी नींद आने वाली है मुझे। मजा आ गया। ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगते हैं। बेचारी सास घर के बाहर चौराहे पर ही सोने लगती। ऐसे ही अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोर जोर से बारिश आने लगती है। बेचारी सास की आंख खुलती है, लेकिन उसकी हिम्मत उसे अंदर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसके मन में बहू की नानी की आत्मा का डर बैठ चुका था। सास रात भर बारिश में भीगती रही। ऐसे ही अगली सुबह बहू के घर के बाहर देखती है कि उसकी सास बेहोश पड़ी है। वह उसे किसी तरह से उठाती है और पास के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करने के बाद उससे कहते हैं, कल रात बारिश में भीगने के कारण इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आपको अपनी सास का ध्यान रखना था। आखिर ये रात को भीग कैसे गई? मुझे तो पता नहीं चला डॉक्टर, मेरी तो आंख लग गई थी। बाकी आप दवाई लिख दो, मैं अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखूंगी। दोनों सास बहू दवाई लेकर घर आ जाती है। तभी बहू सास से बोलती है, माँ जी, आप जरा कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मैं घर के बाहर ही रहूंगी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तू चिंता मत कर मेरी। माँ जी, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दरअसल मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद एक पर्सनल रूम चाहती थी, क्योंकि शादी से पहले मेरी जिंदगी कुछ और थी और शादी के बाद मेरे लिए ना सब कुछ नया है और इसमें एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। सच बताऊँ तो वो सभी ना एक नाटक था आपको कमरे से बाहर निकालने का, पर मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। सच में माँ जी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर, मुझे माफ कर दीजिए। बहू के इतना कहने से सास तो खुश हो जाती है। अब दोनों सास बहू मिलकर एक ही कमरे में हंसी खुशी रहती है। शिव तारा का इकलौता बेटा था, इसलिए तारा शिव पर जान छिड़कती थी। ऐसे ही एक दिन शिव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। आज शिव का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए तारा उसके लिए दही शक्कर लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? रास्ता छोड़ो और जाने दो। आज ऑफिस में पहला दिन है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ऑफिस में पहले दिन लेट हो जाए? अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा बेटा पहले ही दिन ऑफिस के लिए लेट हो जाए। अरे मैं ना तेरे लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। दही शक्कर खाना शुभ होता है। तू यहीं रुक। दही शक्कर खाकर जाएगा ना तो तेरा दिन अच्छा जाएगा और बिगड़े काम भी बनेंगे। जल्दी से 1 चम्मच दही शक्कर खा ले। शिव इन बातों में विश्वास नहीं रखता था, पर अपनी माँ के लिए वो दही शक्कर खाकर ऑफिस चला जाता है। रात को शिव थका हारा घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए तुमने खीर नहीं बनाई। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, मेरे लिए खीर बना दो। ठीक है मेरे लाल, मैं तेरे लिए कल खीर बना दूंगी, लेकिन अभी जो बनाए वो तो खा ले। अब तारा अपने बेटे को खाना खिलाकर सोने चली जाती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन शिव लेट आता है। पर आज घर लेट आने के बाद शिव भी बहुत खुश था और आज वो अपनी माँ के लिए महंगी साड़ी भी लाया था। ये देखकर तारा बड़ी हैरान होती है और शिव से कहती है, क्या बात है, मेरे बेटे को शॉपिंग करने भी आ गई। देख रही हूँ कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ माँ, खुश तो रहता हूँ जब से मेरी जिंदगी में एलिश आई है। एलिश? ये तो अंग्रेजों का नाम है। क्या ये लड़की अंग्रेजन है? तुझे ये अंग्रेजन नहीं पसंद आई है क्या? माँ, क्या फर्क पड़ता है लड़की अंग्रेजन हो या इंडियन? माँ, आप जब एलिश से मिलोगी ना तो आप खुद उसे पसंद कर बैठोगी। भले ही एलिश अंग्रेजन है, पर वो पिछले 5 साल से अपने पिता के साथ इंडिया में रह रही है, क्योंकि उसके पिताजी इंडियन है। लेकिन बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके। आखिर मैं कब तक करूंगी? और मुझे नहीं लगता कि ये अंग्रेजन हमारे घर को संभाल सकेगी। माँ देखो, मैं एलिश से बहुत प्यार करता हूँ और उससे दूर नहीं रह सकता, और वो सब संभाल लेगी। और देखना, वो आपसे भी अच्छी खीर बनाकर मुझे खिलाएगी। फिर आपको घर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर शिव अपने कमरे में चला जाता है। अपने बेटे का ये रवैया देखकर तारा समझ जाती है कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा। अब तारा अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो शिव की शादी अंग्रेजन एलिस से करवा देती है। शादी के कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है, पर धीरे धीरे एलिस
अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। बहू देख, मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं और इस पे बटर लगाया है। शिव को ना इस तरह से पराठा खाना बहुत पसंद है और जब तू रसोई को संभालने लगेगी तो इसी तरह से अपने पति का ख्याल रखना। माँ, बच्चे की पसंद समय के साथ बदल जाती है और शिव मेरे साथ मॉर्निंग टाइम में ग्रीन टी लेता है और सैलेड खाता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख सके और ये ऑयली खाने से उसका फैट ही बढ़ेगा। इतना बोलकर तारा की अंग्रेजन बहू ग्रीन टी और कुछ सैलेड काट कर अपने और शिव के लिए ले जाती है। शिव भी अपनी माँ के हाथों का बनाया आलू का पराठा ना खाकर अपनी बीवी के हाथ का खाना खाकर चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ रसोई पर एलिस का हक जमाने लगती है। अब घर में भी वही बनता जो एलिस चाहती। ऐसे ही एक दिन जब तारा रसोई घर में जाती है तो वो देखती है कि पूरा रसोई बिखरा पड़ा है। ये देखकर तारा अपनी बहू से कहती है, बहू ये सब क्या है? तूने मेरी रसोई की हालत खराब करके रख दी है। पूरी रसोई गंदी पड़ी हुई है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है। और ये सब क्या है बहू? तू रसोई में चप्पल पहन कर आ गई। मैंने तुझे बताया था ना कि हमारे यहाँ रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आते। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। मॉम, आप अपनी सोच बदल लो या हमें हमारा घर बदलने दो। मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं आज ही शिव को बोलूंगी कि ये घर खाली करे। मैं आज ही शिव को बोलूंगी ये घर खाली करने को। फिर रहना आप अपने घर में अपनी रसोई के साथ अकेली। अब जो एलिस ने कहा था वो एलिस करके दिखाती है। बहुत जल्द एलिस और शिव तारा को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से एलिस की तबीयत खराब हो जाती है। शिव अपनी बीमार पत्नी को देखकर बहुत डर जाता है और तभी उसे अपनी माँ की याद आती है कि किस तरह से बचपन में जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो उसकी माँ उसे काढ़ा बनाकर पिलाती थी। अब बिना कोई देरी करे शिव अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मुझसे और एलिस से जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ कर दो, पर आप जल्दी से अपनी जड़ी बूटी लेकर हमारे पास आ जाओ। एलिस की तबीयत बहुत खराब है, हमें आपकी जरूरत है। क्या बहू बीमार है? बेटा तू घबरा मत, मैं जल्दी तेरे पास आती हूँ। सही कहते हैं लोग, माँ तो आखिर माँ होती है। बच्चे अपनी माँ के साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, पर माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। अब बिना देरी करे तारा जड़ी बूटी लेकर शिव के घर पहुँच जाती है और अपने बीमार बहू के लिए औषधि बनाकर उसे देती है। वो औषधि लेने के बाद एलिस की तबीयत ठीक हो जाती है। I'm so sorry मॉम, मैंने आपसे बहुत बेरुखी से बात की, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आप कभी भी आपसे इस तरह से बात नहीं करूँगी और अब हम सब एक साथ अपने पहले वाले घर में रहेंगे। अब एलिस ठीक होते ही अपनी सास तारा के साथ अपने पुराने घर में चली जाती है, जहाँ तारा उसे अपनी रसोई के तौर तरीके सिखाती है। बहू, अब ये रसोई तुम्हारी है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। रसोई अन्नपूर्णा होती है और हाँ, इसमें कभी चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। रसोई की जितनी सफाई करो उतनी अच्छी बात होती है। और हाँ, हर समय ये सलाद खाना भी अच्छा नहीं होता। शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बट मॉम, मुझे इंडियन फूड बनाना नहीं आता। अब जब आपने मुझे रसोई की जिम्मेदारी दे दी है तो एक माँ की तरह अपनी बेटी को खाना बनाना भी सिखा दो। अपनी बहू का बदला मिजाज देखकर तारा को विश्वास नहीं होता और उसे बहुत खुशी होती है। अब तारा एलिस को खाना बनाना सिखाती है और एलिस पहली बार अपने घर वालों के लिए तारा के हाथ की स्पेशल खीर बनाती है और अपने पति को खिलाती है। आपको पता है माँ, मैं आपके हाथों की खीर खाने के लिए तरस गया था। अब जैसी खीर कोई नहीं बना सकता। पर बेटा, ये खीर तो मेरी प्यारी बहू ने बनाई है। हाँ माँ, मेरे कहने का मतलब यही है। मेरी बीवी और आपके अलावा कोई इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं बना सकता। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा एलिस को खीर बनानी आ गई। इस तरह से एलिस अपने ससुराल और रसोई को संभाल लेती है और ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे तारा क्या करती थी। यूँ तो कहने के लिए मनोरमा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर के लिए अमीर बहू चाहिए थी। मनोरमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नकुल था और बेटी का नाम मानसी। मनोरमा को नकुल की शादी करवानी थी, जिस कारण नकुल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। जब ये बात नकुल को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप लड़की देख रही हो मेरे लिए?
आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाइफ में कोई है तो नहीं? बेटा, तेरे हाव भाव देखकर मुझे कभी शक नहीं हुआ कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की भी होगी। बाकी अगर तू कहता है तो तू मुझे बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी उससे। हाँ माँ, मैं शिवानी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हम दोनों को काफी समय हो गया एक साथ। जरा उसकी फोटो तो दिखा, मैं भी देखूं कौन है जो मेरे बेटे से प्यार करती है। नकुल अपनी माँ को फोटो दिखाता है। फोटो देखने के बाद मनोरमा कहती है, अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे इसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, इसके पापा ना एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करते हैं। क्या कहा तूने? साफ सफाई का काम करते हैं? इसका मतलब कि ये लोग गरीब होंगे। अब समझ में आया, अमीर लड़का देखकर उस लड़की ने तुझे फंसा लिया। मैं कभी तेरी शादी इस लड़की से नहीं कर पाऊंगी जो ये धन दौलत देखकर शादी करने को तैयार हो जाए। माँ, उसे मैंने इस लग्जरी अपने स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे मैंने ये बताया है कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। अरे बकवास मत करो मुझसे। ये सब ना लड़के फंसाने के चोंचले होते हैं और मुझे नहीं करवानी तेरी शादी उस लड़की से। ठीक है, अगर आप जिद पर हैं तो मैं भी छत पर हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। और जब तक आप नहीं मान जाएंगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नकुल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ये देखकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है और मनोरमा कहती है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही, मैं तेरी शादी इस लड़की से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब तो खाना खा ले। तुम बच्चे ना माँ बाप को अपने आगे झुका ही देते हो। बाकी मैं ना तेरे लिए उस लड़की से भी ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की लेकर आती। माँ, क्या जरूरी होता है जो अमीर हो वही इंसान है? जो अमीर है उनको ही समाज में जीने का अधिकार है, या फिर जो अमीर है उन्हें ही अमीर घर में शादी करने का हक है? आप एक बार शिवानी से मिलोगे ना तो आपको शिवानी बहुत पसंद आएगी। वो दिल से बहुत अच्छी है, हमारे घर परिवार को हमेशा जोड़कर चलेगी। इस तरह से मनोरमा को ना चाहते हुए भी अपने बेटे नकुल की शादी शिवानी से करवानी ही पड़ती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद मनोरमा के घर शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। मनोरमा और मानसी दोनों अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी मनोरमा मानसी से कहती है, अरे मानसी बेटा, जरा अपने भाई को फोन कर ले, ऑफिस से आया नहीं। उसे जाना नहीं है क्या शादी में? उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को आना है। वैसे माँ, ये गरीब भाभी भी जाएगी क्या हमारे साथ? तू पागल है क्या बेटा? मैंने कहा है कि फैमिली जाएगी, और ये गरीब हमारी फैमिली का हिस्सा थोड़ी है। ये तो बस नकुल की खुशी के कारण मुझे मानना पड़ा और इस घर की इसे बहू बना कर ले आई। वही तो माँ, ये ना हमारे लेवल की नहीं है। और मैं ना अभी भैया को फोन करती हूँ। अरे माँ, फोन करने की क्या जरूरत है, भैया तो आ ही चुके हैं। अरे नकुल, जल्दी से तैयार हो जा, शादी में जाना है। उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को साथ में आना है। और शिवानी तैयार हो गई क्या माँ? कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये क्या करेगी वहाँ जाकर? अब अमीर लोगों के तौर तरीके तो इस गरीब को पता नहीं होंगे। खाना खाकर हमारी बेइज्जती कर देगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे घर में ही रहने दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवानी भी तो हमारे घर का हिस्सा है। जब शामली जाएगी तो शिवानी भी तो जाएगी ही ना। और शादी अमीर की हो या गरीब की, कुछ भी अलग नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि अमीर अपने पैसों का दिखावा बहुत करता है और गरीब इज्जत से अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। बस अगर शिवानी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नकुल के आगे एक बार फिर से मनोरमा को झुकना पड़ता है और मनोरमा शिवानी को भी शादी में अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोरमा अपने कमरे में उदास होकर बैठी होती है। तभी वहाँ मानसी क्या हुआ माँ, आप उदास नजर आ रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मानसी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। नकुल तो हमारे हाथ से निकलता ही जा रहा है, हमेशा अपनी बीवी का ही साइड लेता है। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए, वो तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अगर ये लड़की और ज्यादा टाइम के लिए हमारे घर में रही ना, वो दिन दूर नहीं है जब हम नकुल को इस लड़की के चक्कर में खो देंगे, या इस लड़की के चक्कर में वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। आपकी बात ना बिल्कुल सही है माँ, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ना इससे पीछा छूट जाए हमारा। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। एक तो अमीर लड़का देखकर इसने हमारे बेटे को फंसा लिया, ऊपर से हमारा बेटा तो हमारा रहा नहीं, सारा दिन शिवानी 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 करता रहता है।
ऐसे ही एक दिन अरे बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जरा इनको धूप में सुखा दे। और हाँ, सबसे ऊपर वाली छत पे जो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी है ना, उस पे चढ़ा देना। हाँ, अरे कोई नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। इतना बोलकर शिवानी वो कपड़े लेकर छत पर जाती है जहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी होती है, और वो उसके सहारे चढ़कर सबसे ऊपर वाले छत पर जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती है, मनोरमा चुपके से आकर सीढ़ी का एक कील जो कि सबसे ऊपर लगा था वही निकाल देती है, और उसी बीच शिवानी सीढ़ियों से उतरने लगती है। जैसे ही वो पैर सीढ़ी पर रखती है, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और ये देख मनोरमा डर जाती है और वो डरकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी उसे देख लेती है। शिवानी उसका कुछ नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। अब मनोरमा बहुत ही डरी हुई थी। कहीं ना कहीं शिवानी बच तो गई थी, सबको उसकी काली करतूत ना बता दे। किसी तरह से शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसका बयान लेती है, जहां शिवानी इस घटना को दुर्घटना का नाम दे देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ आपको ये डर है कि कहीं मैं सच में ना बता दूं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या आपको मेरा प्यार नजर नहीं आता? आपको बस मेरी गरीबी ही नजर आती है। सच बताओ माँ जी, तो मैंने सच में आपको दिल से अपनी माँ माना था, और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बच्चों को मारने पीटने का, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। मैं जानती हूँ बहू, मैंने जो किया वो गलत था। तेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद सच में बताकर मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया होता उसने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तूने मुझे बचा लिया। बल्कि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही है। अगर कोई अमीर होती तो वो मुझे अमीरी की घमंड में मुझसे बदला लेने जरूर सोचती। मुझे माफ कर दे बहू। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है, और मानसी भी अपनी सास के साथ मिलकर शिवानी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है।